हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए कि सर हम इस वीडियो में क्या बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। बाकी दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं क्लास 9 का जो है दोस्तों चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें हमारे परिवेश के पदार्थ पढ़ने थे। जिसमें दोस्तों हम लोग अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पिछले वीडियो में सोल्व करके डाल दिया हूँ। अगर आप उसे देख लिए हैं तो आज बेहतर की बात है। आज आपके सामने यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। अगर आप उसे नहीं देखें तो जा करके पहले लघु और अति लघु जो है क्वेश्चन आंसर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां पर जा करके देख लेंगे और आज आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो आप बस हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें और लास्ट तक के वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो को कैसी लगती है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना ताकि उनको भी समस्या का समाधान हो जाए और वो भी सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख पाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस के बारे में अंतर लिखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस तरीका से लाइन पार लेंगे। हमने जैसे लिखा है, एक तरफ ठोस लिखेंगे, बीच में द्रव लिखेंगे और तीसरा में गैस लिखेंगे। और इस तरीका से लिखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, 3 से 4 को जो है यहाँ पर अंतर को बता देंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये दीर्घ है तो इसको थोड़ा लंबा तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए कम से कम 3-4 कम से कम आपका अंतर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं ठोस, द्रव, गैस का अंतर, ठीक है, क्या है से। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर ठोस में लिखा गया है कि इनका जो है निश्चित आयतन व आकार होता है। कहने का मतलब है कि ठोस का आकार और आयतन जो होता है दोस्तों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद द्रव की बात करें, लिक्विड का, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से द्रव का पहला लिख लेंगे। अब गैस के बारे में बात किया जाए तो गैस का आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी के आयतन तथा आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक है। उस तरीका से आप लिख लेंगे। बाकी दोस्तों, आपका सेकंड में जो यहाँ पर है, ठोस में है क्या होता है कि इनके गलनांक व कथनांक जो है क्या होता है कि कक्ष ताप से अधिक होता है, ठीक है। इसके गलनांक व कथनांक क्या होता है दोस्तों, कक्ष ताप से अधिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देना है द्रव के बारे में कि इनके गलनांक कक्ष ताप से कम तथा क्वथनांक जो है कक्ष ताप से अधिक होता है, ठीक है, द्रव का। उसके बाद दोस्तों दूसरा लिख लें गैस का कि इसके गलनांक तथा क्वथनांक जो है कक्ष ताप से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किसका, तो गैस का होता है, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड नंबर लिखेंगे। थर्ड नंबर में लिखेंगे कि इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन द्रव की बात करें तो इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, द्रव को भी, ठीक है। अब उसके बाद गैस की बात किया जाए तो इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि गैस को हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं और द्रव और ठोस को हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप चौथा नंबर को लिखेंगे इस तरीके से, ठोस का जो घनत्व है, यानी ठोसों का घनत्व जो होता है सामान्यतः अधिक होती है, ठीक है। इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। लेकिन द्रव की बात किया जाए तो द्रव का घनत्व ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि द्रव का जो घनत्व है ठोस से कम तथा गैस से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको गैस के बारे में बता देना है कि गैस का घनत्व जो है सामान्यतः कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब है दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें, ठीक है। यानी गैस का जो विशिष्ट गुण है उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए जानते हैं गैस के विशिष्ट गुण जो है निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आकृति और आयतन के बारे में, ठीक है। यानी गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और आयतन, और न ही आयतन होता है, ठीक है। हम अभी आपको अंतर में बताए थे कि आयतन और आकृति जो होता है गैस की ना तो निश्चित आकृति होती है और न ही उसका आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों घनत्व की बात किया जाए तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों के घनत्व जो है निम्न होते हैं, है ना। क्या होते हैं दोस्तों, निम्न होते हैं, कम होते हैं।
उसके बाद दोस्तों द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो गैसों के द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होते हैं, है ना। किसके तुलना में? तो ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर बात करते हैं संपीड्यता क्या होता है इसमें। तो गैसों की जो संपीड्यता है बहुत अधिक होती है, ठीक है। गैस की संपीड्यता क्या होती है दोस्तों? बहुत अधिक होती है। पांचवा में ऊष्मा और दंड का प्रभाव, ठीक है। ऊष्मा और दंड का प्रभाव यानी कि गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों छठा नंबर में लिखेंगे कि गैसों का प्रसरण या मिश्रण के बारे में बता देना है कि गैसों के कण जो है तीव्र वेग से गमन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तीव्र वेग से गमन करते हैं और गैसीय कणों के बीच जो है अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और इसी विशेषता के कारण जो है एक गैस के कण किसी दूसरी गैस में आसानी से क्या होता है? प्रविष्ट हो जाती है ना, समा जाती है। अर्थात गैसें जो हैं स्वतः एक दूसरे से क्या होते हैं? सम्मिश्र हो जाती है और यह प्रक्रिया गैसों के घनत्व पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को गैसों का क्या कहा जाता है? प्रसरण कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों सातवां बताएंगे गैसों का संघनन, है ना। तो गैसों का संघनन में बता देंगे कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है, ठीक है। क्या बताएंगे? पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आठवां में लिखेंगे गैस का दाब, ठीक है। तो गैस के कणों द्वारा क्या लिखेंगे? गैस के कणों द्वारा बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बताएं कि गैसों के कणों द्वारा बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल जो है गैस का दाब कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है? दूसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेनी है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक कार्यकलाप के साथ क्या करना है? वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए इसका वर्णन हमने यहाँ पे कॉपी में किया है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था कि क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, ठीक है। कैसे? चलिए जानते हैं। वायु जो है गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। वायु की संपीड्यता जो है बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा दिखाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि 10 ml का एक सिरिंज ले। क्या ले? एक सिरिंज ले और सिरिंज के मुंह जो होता है जिसको नोजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? नोजल को रबड़ के, है ना, काग में घुसाकर बंद कर दें। क्या करना है? उसको फिर बंद कर देना है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यानी कि दोस्तों आपको जो है चित्र में मतलब किताब में देखेंगे ना तो मतलब मिल जाएगा। हम आपको फिगर यहाँ पे लगा देते हैं, देख लीजिएगा। तो वही तो दिखाया जा रहा है कि चित्र में दिखाया गया है। अब सिरिंज के पिस्टन को बाहर निकाल लें ताकि संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु जो है प्रवेश कर जाए और पिस्टन को पुनः सिरिंज में क्या करें? घुसा दें, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद आगे बोल रहा है कि ध्यान रहे कि पिस्टन में कोई रिसाव, है ना, यानी कि लीकेज ना रहे, बल्कि यह वायु रुद्ध हो, है ना जी। इसके लिए आवश्यक हो तो पिस्टन के चारों तरफ थोड़ा सा क्या करें? वैसलीन लगा दें। ऐसे करने से क्या होता है कि सिरिंज के किनारे से होकर जो है वायु का आगमन पूर्णतः क्या होता है? बंद हो जाएगा, ठीक है। अब पिस्टन को अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाएं, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि अब देखेंगे कि पिस्टन जो है सिरिंज के अंदर सरकता जा रहा है, ठीक है। अर्थात सिरिंज के अंदर जो है वायु का आयतन कम हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि वायु जो है गैस के संपीड्यता होने के कारण उस पर दाब बढ़ने पर उसका आयतन जो है कम होने लगता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि वायु जो है गैस संपीड़ित होती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करनी है? बता देनी है। अब है दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन, वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें, इनमें मुख्य अंतर क्या है इसको भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लिखना है वाष्पन वह प्रक्रिया है जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्पन कहलाता है, ठीक है। क्या बोला? वह प्रक्रिया जब कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर, ठीक है, वाष्प में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वथन, जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है। ठीक है, जिस ताप पर द्रव उबलना शुरू होता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया जो है क्वथन या उबलना भी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब चलेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन को प्रभावित करने वाला, है ना, कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी वाष्पन को जो प्रभावित करता है उसके कारण का क्या करना है, उल्लेख करना है, लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि वाष्पन को निम्नलिखित कारण या घटक प्रभावित करते हैं। ठीक है, वाष्पन को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कारण या घटक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बताना है सबसे पहला में कि ताप जो है वृद्धि से, है ना, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा में लिखना है कि सतह का क्षेत्रफल जो है, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर, है ना, वाष्पन की दर जो है अधिक हो जाती है। क्या बोलेंगे, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा में लिखेंगे द्रव की प्रकृति, यानी कि कुछ द्रव जो है शीघ्र वाष्पित होते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे। ठीक है, वे द्रव जो शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं उन्हें वाष्पशील द्रव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दे देंगे, पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, है ना, बहुत तीव्र गति से क्या होता है, वाष्पीकृत होते हैं। जैसे क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल जो है हवा में उड़ जाते हैं, है ना। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि कुछ द्रव शीघ्र वाष्पित होते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे। वे द्रव जो शीघ्र वाष्पित हो जाते हैं उन्हीं को वाष्पशील द्रव कहते हैं। तो वाष्पशील द्रव कौन कौन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, ईथर हो गया, है ना, बहुत तीव्र गति से क्या होते हैं दोस्तों, वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चौथा में बताना है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के बारे में। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी जो है कम होने पर वाष्पीकरण की दर जो है अधिक, और अधिक होने पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पांचवा में बता देंगे वायु की गति। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्प की दर भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एक कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर वाले द्रव के कण जो है द्रव के भीतरी भाग से उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें एक गैस के रूप में वायु में क्या होते हैं, चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और यह ठंडा हो जाता है। ठीक है, प्रयोग के लिए बता देना है कि एक मिट्टी का सुराही में जल भर ले तथा इसका ताप जो है अंकित कर ले। ठीक है, अब सुराही का मुंह जो है ढक्कन से बंद करके छोड़ दे। 2 या 3 घंटे बाद सुराही के जल के ताप जो है अंकित करें। ठीक है, आप पाएंगे कि जल का ताप पहले की अपेक्षा कम हो गया, अर्थात सुराही का जल जो है क्या हो गया दोस्तों, ठंडा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बता देना, इसका व्याख्या करना है कि मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण जो है सुराही के बाहरी सतह पर चले जाते हैं, और ये कण जो है जलवाष्प के रूप में वायु में क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही को जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, सुराही का जो जल है क्या होता है दोस्तों, ठंडा हो जाता है। अतः कहा जाता है कि द्रव के वाष्पन से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 6 नंबर क्वेश्चन का बता देना आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी कार्यकलाप का वर्णन करें, है ना, किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक होती है ना। क्या बोला, काली वस्तु सफ़ेद वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण क्या होती है, अधिक होती है ना। काला कपड़ा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ज़्यादा करता है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। क्या बोल रहा है, विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। ऐसा पाया है कि काली या गड्ढे रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसे आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले प्रयोग ए और बी थर्मामीटर लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे,
थर्मामीटर लेंगे, एक ए और एक बी। ए के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से और बी के बल्ब को काले रंग के कपड़े से ढक जाते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। अब दोनों थर्मामीटरों को धूप में क्या कर रहा है कि सामान पर, है ना, सामान पर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के पश्चात दोनों थर्मामीटर में पारे का जो स्तर है देखने पर पता चलता है कि थर्मामीटर ए में पारे का जो स्तर है कम ऊंचाई तक पहुंचा, जबकि थर्मामीटर बी में यह स्तर अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया है। अर्थात थर्मामीटर ए में जो है अंकित ताप कम और थर्मामीटर बी में अंकित ताप अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि थर्मामीटर बी के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण अधिक हुआ, है ना, एवं थर्मामीटर ए के बल्ब द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको मैं व्याख्या बता देना है कि काली वस्तुएं जो है ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुएं के इसी गुण का उपयोग जो है सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद कपड़े के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को बता देना आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर में बोला कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे वर्तमान में वैज्ञानिक ने पदार्थ की एक नई अवस्था का आविष्कार किया है। ठीक है, जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ का चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, अब तक ज्ञात पदार्थों को 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव एवं गैसीय में किसी के साथ समानता नहीं रखता है, इसलिए इसे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी कहेंगे। ठीक है, कहते हैं भी। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ जो है अत्यधिक आयनीकृत, है ना, आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण जो है अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग जो है प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या अन्य गैस भरी रहती है। अब गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं, और यह विशिष्ट रंग जो है गैस की प्रवृत्ति पर क्या होते हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको 8वां नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अब है दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 9वां है, निम्नलिखित के लिए कारण बताना। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुमति होती है ना, अनुभूति होती है। ठीक है, बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है। दूसरा है मिट्टी के घड़ा या सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है ना, क्यों, चलिए जानते हैं। सबसे पहला है हमारा बर्फ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुमति होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि बर्फ के टुकड़े के स्पर्श करने पर बर्फ का जो वाष्पन होता है इसके लिए आवश्यक ऊष्मा हमारे हाथों से प्राप्त होती है। कहाँ से, हाथों से। अतः हाथ जो है ठंडी हो जाती है, साथ ही क्या होता है, ठंडक अनुभूति होती है, यानी ठंडक की हमें क्या होती है, अनुभव होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है क्या कि मिट्टी के घड़ा या सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है ना, तो बताएंगे। मिट्टी के सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही के बाहरी सतह पर चले आते हैं, है ना, और ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं, और इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है सुराही के जल से प्राप्त होती है, जिससे सुराही का जल क्या होता है दोस्तों, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 1 का जो है अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे 2nd नंबर चैप्टर में, जिसमें दोस्तों अब हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2nd चैप्टर का। तो आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।